जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए है। हाल ही में एमपीपीएससी के द्वारा एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उस नोटिफिकेशन में स्टेट सर्विस एग्जाम के लिए और स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम से संबंधित जानकारी दी गई है। सबसे पहले आप सामने देख रहे होंगे यह नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में सभी जानकारी दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं कि आप फॉर्म कब से भर सकते हैं। तो 10 जनवरी 2022 को 12 बजे दोपहर को आप स्टार्ट करेंगे फॉर्म भरना। इसके बाद 9 फरवरी 2022 को रात के 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके बाद आपकी एज को लेकर के भी बताया गया है नोटिफिकेशन के पहले ही पेज में। आपकी एज 1 जनवरी 2022 को 21 साल हो जानी चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि इस एग्जाम में कौन कौन सी सर्विसेज हैं। जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे होंगे, इसमें सबसे पहला सर्विस है राज्य प्रशासनिक सेवा, जिसमें उप जिला अध्यक्ष या उप जिला अधिकारी बनाया जाएगा। इनका वेतन होगा 15,600 से 39,100 के बीच और प्लस ग्रेड पे जो कि 5400 रुपए दिया जाएगा। इसके बाद दूसरा सर्विस है राज्य पुलिस सेवा, जिसमें डीएसपी उप पुलिस अधीक्षक बनाया जाता है। इनका जो वेतन होता है वो 15,600 से 39,100 के बीच, साथ ही ग्रेड पे 5400 होता है। इसके बाद तीसरा सर्विस है वाणिज्यिक कर अधिकारी, जिसे इंग्लिश में कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर कहते हैं। इनका जो वेतन होता है वो 15,600 से 39,100 के बीच, साथ ही ग्रेड पे 5400 होता है। इसके बाद चौथा सर्विस है जिला पंजीयक, जिसे इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कहते हैं। इनका जो वेतन होता है वो 15,600 से 39,100 के बीच, साथ ही ग्रेड पे 5400 होता है। इसके बाद पांचवे सर्विस का नाम है सहायक संचालक, जिसे इंग्लिश में असिस्टेंट डायरेक्टर कहते हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि यह सर्विस स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित है। इसके बाद छठवां सर्विस है सहायक आयुक्त, सहकारिता एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं। इस सर्विस को इंग्लिश में असिस्टेंट कमिश्नर या कोऑपरेटिव एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार या कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहते हैं। इनका जो वेतन है वह 56,100 से स्टार्ट होकर के 1,77,500 तक होता है। इसके बाद सातवें सर्विस का नाम है श्रम पदाधिकारी मुख्य निरीक्षक, जिसे लेबर ऑफिसर चीफ इंस्पेक्टर कहा जाएगा। इसके बाद आठवें सर्विस का नाम है मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिसे इंग्लिश में चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर कहते हैं। इनका वेतन 56,100 से 1,77,500 है। इसके बाद नौवे सर्विस का नाम है अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त, जिसे इंग्लिश में एडिशनल असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर कहते हैं। इनका वेतन 9,300 से 34,800 के बीच होता है। इसके साथ ही इनका ग्रेड पे 4,200 होता है। इसके बाद 10वें सर्विस का नाम है विकास खंड अधिकारी, जिसे इंग्लिश में बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। इनका वेतन 9,300 से 34,800 रुपए होता है और इनको ग्रेड पे 3600 मिलता है। इसके बाद 11वें सर्विस का नाम है नायब तहसीलदार। इनको 9,300 से 34,800 रुपए का वेतन मिलता है। इसके साथ ही 3600 रुपए ग्रेड पे मिलता है। इसके बाद 12वें सर्विस का नाम है सहायक श्रम पदाधिकारी, जिसे इंग्लिश में असिस्टेंट लेबर ऑफिसर कहते हैं। इनका वेतन 9,300 से 34,800 रुपए होता है। इसके साथ ही इनको ग्रेड पे 3600 रुपए मिलता है। इसके बाद 13वां सर्विस है मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिसे इंग्लिश में चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर कहते हैं। इनका वेतन होता है 36,200 से 1,14,800 के बीच। इसके बाद 14वें सर्विस का नाम है वाणिज्यिक कर निरीक्षक, जिसे इंग्लिश में कॉमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर कहेंगे। इनका वेतन 9,300 से 34,800 रुपए के बीच होता है और इनको ग्रेड पे 3600 मिलता है। इसके बाद 15वें सर्विस का नाम है उप पंजीयक, जिसे इंग्लिश में सब रजिस्ट्रार कहते हैं। इनका भी वेतन 9,300 से 34,800 रुपए है और ग्रेड पे 3600 रुपए मिलता है। इसके बाद 16वें सर्विस का नाम है सहकारिता निरीक्षक या सहकारिता विस्तार अधिकारी, जिसे इंग्लिश में कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर या कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर कहते हैं। इनका वेतन 36,200 से 1,14,800 रुपए होता है। इसके बाद 17वें सर्विस का नाम है मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा, जिसे इंग्लिश में मध्य प्रदेश सुबॉर्डिनेट अकाउंट सर्विस कहेंगे। इनका वेतन होता है 9,300 से 34,800 रुपए। इसके साथ ही इनका ग्रेड पे 3600 रुपए होता है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि इस एग्जाम के लिए कौन एलिजिबल नहीं है। नोटिफिकेशन के अनुसार ऐसा कोई भी व्यक्ति या ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
परंतु जहां किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले के अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रहेगा। साधारण लैंग्वेज में बताऊं तो यह है कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसके ऊपर महिलाओं के संबंधित कोई भी अपराध है, जैसे कि छेड़खानी का, रेप का, बलात्कार का या फिर कोई और ऐसे केसेस अगर हैं, मारपीट के हैं, कुछ भी हैं, तो ऐसे केसेस में ऐसे व्यक्ति इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं। वो भी तब अगर ये इस केस में वो अपराध दोष सिद्ध हो चुके हैं, मतलब कि उनको सज़ा मिल चुकी है। इसके बाद अगर मान लीजिए कि ये केस कोर्ट में चल रहा है, मतलब फाइनल रिजल्ट नहीं आया, तब भी आप इस एग्ज़ाम में बैठ तो पाएंगे, लेकिन तब तक आपको अटका के रखा जाएगा जब तक कि उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है। इसके बाद ऐसे कैंडिडेट जिनके 2 से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। अब बात करें कि प्रीलिम्स एग्जाम का जो सेंटर है वो कहाँ कहाँ हो सकता है, तो मध्य प्रदेश के 52 जिले में यह व्यवस्था दी गई है। मतलब कि आप जहाँ के रहने वाले हो वहीं पर रहकर प्रीलिम्स एग्जाम दे सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं एज को लेकर के, तो जैसे कि गैर वर्दीधारी पद हेतु 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, किंतु 40 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। जिसमें वर्दी होते हैं उन वर्दियों को छोड़ करके बाकी सभी के लिए 21 साल की आयु आप कंप्लीट कर लिए हो और उसके बाद 40 साल की आयु कंप्लीट नहीं की हो, उसके अंदर ही आप फॉर्म भर सकते हो, आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। इसके बाद ऐसे सर्विस जिसमें वर्दी दी जाने वाली है, तो इस सर्विस में आपकी जो आयु है वो 21 साल की कंप्लीट कर लिए गए हों, उसके साथ ही 33 साल की जो आयु हो वो कंप्लीट नहीं किए हुए हो। अब इसके बाद बात करते हैं शारीरिक मापदंड को लेकर के, तो आपको बताना चाहूँगी कि डीएसपी, फिर वाणिज्यिक कर अधिकारी, जेल विभाग, परिवहन विभाग, ये सभी अधिकारी वर्दीधारी अधिकारी होते हैं। तो इनके लिए अलग अलग माप हैं, जिसमें पुरुषों के लिए जो ऊंचाई है, उनकी हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर सीने को भी चेक किया जाएगा, तो बगैर फुलाए हुए देखेंगे कि 84 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसके बाद फुला करके 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं में देखा जाएगा कि उनकी जो हाइट है वो 155 होनी चाहिए। ये सभी के लिए है। इसके साथ ही सीने का माप महिलाओं में नहीं मापा जाता है। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर के, जैसे कि जितने भी गैर वर्दीधारी पद हैं उनमें चाहे आप SC ST वाले हों, OBC वाले हों, या फिर आप कोई कर्मचारी हैं जैसे कि स्वशासी संस्था के कर्मचारी हो, नगर सैनिक अधिकारी हो, या दिव्यांगजन हो या महिला हो, इनके लिए 5 वर्ष की जो आयु है वो अधिकतम छूट दी गई है। मतलब कि आप अधिकतम 45 वर्ष की आयु तक या एज तक आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं ऐसे सर्विसेज जिसमें वर्दी पहनी जाएगी। इनमें भी छूट दी गई है 5 साल की, जिनमें जनरल की जो महिलाएं हैं उनको भी छूट दिया गया है और उसके साथ ही अलग अलग वर्ग SC ST और OBC, इनको भी इसमें छूट दी गई है। इसके साथ ही निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, इनको भी 5 साल की छूट दी गई है। मतलब कि अधिकतम आप 38 साल की उम्र तक इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको कितने रुपए देने होंगे। ऐसे कैंडिडेट जो कि SC ST, OBC या फिर दिव्यांगजन श्रेणी से आते हैं, ये सभी मूल निवासी हैं मध्य प्रदेश के, तो इनको 250 रुपए देना होगा। इसके बाद जनरल कैटेगरी वाले और ऐसे कैंडिडेट जो दूसरे स्टेट से हैं, ये लोग जब फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे तो इनकी फीस 500 रुपये लगनी है। इसके साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि ऐसे कैंडिडेट जो खुद से नहीं लिख पाते हैं, जिनको लेखन सहायक की जरूरत होती है, नोटिफिकेशन के अनुसार लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कैंडिडेट द्वारा दी जा रही परीक्षा की अर्हता से कम होनी चाहिए। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊं तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है लेकिन उनको लेखन सहायक की जरूरत है, तो ऐसी स्थिति में जो लेखन सहायक होगा वो ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे कम पढ़ा लिखा होना चाहिए। जैसे कि अगर किसी ने मास्टर्स कर लिया है तो मास्टर डिग्री वालों के लिए लेखन सहायक बल्कि ग्रेजुएट होना चाहिए या ग्रेजुएट से कम होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में नोटिफिकेशन में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपको जानकारी दे दी गई है। सिलेबस से रिलेटेड अगर कोई न्यू नोटिफिकेशन आता है तो आपको जल्दी वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा।